drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इस जिन्ने आ गोदी मीडिया वाले ना सारे दे सारे ना बस इन्हां नूं फंडिंग खुद नूं मिलदी है। बराबर है, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नू जी हुंदी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिहदा नाम है पंजाब रियल टीवी ते मैं तुहाडा दोस्त निमित सिंह। सो अज आपां देखांगे बांग्लादेश दे विच कुछ ऐसा हो रहा है जिहड़ा कि ऑबवियस जी गल है कि नहीं होना चाहिए। वो जानांगे सारा कुछ कि पिछले 1-2 महीनों तो उत्थे की हो रहा है बांग्लादेश दे विच। इंटरनेट बंद किया जा रहा है, उत्थों दी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शी इज़ एक्टिंग लाइक अ डिक्टेटर, ठीक है, जहाँ होर भी काफ़ी सारी गल्लां। सो अज की वीडियो समझने की कोशिश करते हैं। ध्रुव राठी की ये वीडियो है, सो असीं ऑलरेडी उन्होंने जानते हैं। सो देखते हैं वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। आ जाओ। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। बांग्लादेश में अब एक मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे? आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को विस्तार से आज के इस वीडियो में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सीधा कारण है दोस्तों रिजर्वेशन। बांग्लादेश का यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है इनकी सरकार के कोटा सिस्टम के खिलाफ। वो कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% नौकरियां बांग्लादेश के पब्लिक सेक्टर में रिजर्व्ड हैं अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के। इंडिया जो ये दिक्कत है ये कोटा सिस्टम वाली। इसका मतलब सिर्फ 44% ऐसी नौकरियां हैं जहां पर मेरिट के बेसिस पर नौकरी मिल सकती है। ये सिस्टम इंडिया से काफी अलग है क्योंकि यहां पर मेजॉरिटी रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर के बेसिस पर हो रही है। इसे बेहतर समझने के लिए हमें थोड़ा बांग्लादेश की हिस्ट्री में जाना होगा। आजादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इंपोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान के पास 162 सीट्स थी, वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीट्स थी। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा यह होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया और रिस्पांस में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर।
इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से। 1 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा नाम है भाई। इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलेवेंट हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो। इन सभी नंबर्स को एडअप करोगे तो टोटल 56% रिजर्वेशन बनती है, लेकिन मेजॉरिटी शेयर 56% में से है ये 30% फ्रीडम फाइटर्स का कोटा। इस आर्टिकल को देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 3rd ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्टूडेंट फहीम फारूकी, जो कि एक प्रोटेस्टर भी हैं, इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट बेसिकली कोटा सिस्टम की रिफॉर्मेशन के लिए है। प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी, आजादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। हालांकि एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन इन द एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कंपीट करते हैं बांग्लादेश में। काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि 1st क्लास और 2nd क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दे। और वैसे भी इसका क्या तुक बना? फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन आवामी लीग के लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा बेनिफिट देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है लेकिन प्रोटेस्ट रुकते नहीं है।
स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहां पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पार्टी का। दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से। अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रजाकार को लेकर। आखिर क्या है ये रजाकार? रजाकार दोस्तों एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या हेल्पर। लेकिन 1971 की वॉर में रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप था जो एक्चुअली में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेश की आजादी के लिए फाइट कर रहा था। इस रजाकार वाहिनी में करीब 50,000 लोग थे जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को इनकरेज किया या उसमें भाग लिया। 1973 में जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बनी तो उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्हीं रजाकार लोगों को ढूंढने के लिए और पनिश करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट नयनिका मुखर्जी नोट करती हैं कि करीब 37,000 रजाकार्स को आइडेंटिफाई किया गया। इनमें से करीब 26,000 को माफ कर दिया गया सरकार के द्वारा और बाकियों को पनिश किया गया या तो जेल में डालकर या उनका ट्रायल अभी भी चलता रहा। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप यहां समझ। अच्छा बाकी कोटे ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम फाइटर वाला कोटा ना कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 2026 27 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੀडम फाइटर्स ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੜ ਪੁੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ बाकी इंडिया च ही है उसके बारे में आगे गल करता। कुछ ट्रायल्स तो इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार वाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो पॉइंट आप यहां समझ सकते हैं क्या है दोस्तों। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार, एंटी नेशनल, देशद्रोही। और अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है इस रिजर्वेशन को लेकर, क्या उन्हें देशद्रोही कहना सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं बनाता। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है कि सरकार को पसंद नहीं आया कि लोग सरकार के खिलाफ बोल ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ बोल दो जिद्दां के सानू किया जाता है इधर रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government। एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांचते रहे कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जाम्पल है स्ट्रॉ मैन फैलेसी का।
इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिलने लग रही है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने खुद इस रिजर्वेशन को हटाया था 2018 में, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से, थोड़ी मर्यादा रखिए। प्रोटेस्टर्स की डिमांड कोई अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे पर दोस्तों हमारे इंडिया के गोदी पत्रकारों की भी जरा नॉनसेंस सुनिए। सुधीर चौधरी ने आज तक पुट्ठा ही बोले होना पक्का टीवी चैनल के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता दिया। हवा हवा में बातें करते हुए कहा कि इसके पीछे अमेरिका और बाकी पश्चिम जिन्ने आ गोदी मीडिया वाले ना सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰग ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तू करके आया उन्होंने फॉरेन फंडिंग। देशों का हाथ है। अमेरिका जैसे जो देश हैं वो पीछे से रिमोट कंट्रोल से इन दंगों को भड़काते रहते हैं, क्योंकि जो पश्चिमी बड़े बड़े जो देश हैं अमेरिका जैसे, यार आओ तेनू दसन आई सी सारे ना करे तेरे, वो उन देशों के विपक्षी दलों के साथ मिल जाते हैं। एक इंफोग्राफिक में लिखा कि विकासशील जिलों के निवासियों के लिए 10% आरक्षण। विकासशील का मतलब होता है जो विकास की तरफ बढ़ रहा हो, यानी डेवलपिंग, जबकि बांग्लादेश ने 10% कोटा पिछड़े जिलों के निवासियों के लिए दिया है। और इसके बाद सुधीर कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के कुछ स्टूडेंट्स इन प्रोटेस्ट का एडे ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, बट कोई एक्यूरेट डाटा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पब्लिश करन दी नहीं भाई। समर्थन कर रहे हैं और यही स्टूडेंट्स अपने देश में आरक्षण की मांग करते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रहे इस आंदोलन के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वामपंथी दलों के जो छात्र भारत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहते हैं, वो बांग्लादेश के उन दंगों का समर्थन कर रहे हैं जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने के लिए चल रहे हैं। इतना बड़ा विरोधाभास मुझे समझ नहीं आता कि सुधीर चौधरी जैसे सो कॉल्ड पत्रकारों की रीजनिंग पावर सही में इतनी कमजोर है या फिर ये जानबूझकर जनता को बहकाते हैं। पहले खुद अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि भारत में जो आरक्षण है वो कास्ट के आधार पर है, जबकि बांग्लादेश में दूसरे क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण है। वहां पर कोई जाति का आरक्षण नहीं है, धर्म का आरक्षण नहीं है, ये आरक्षण अलग किस्म का है। तो फिर ये कंपैरिजन करने का क्या सेंस बना? इंडिया में रिजर्वेशन मिलती है सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को जिनके खिलाफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं बल्कि आज के दिन भी हमें कास्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल रही हैं। राजस्थान में जितेंद्र पाल मेघवाल नाम के एक दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रख ली थी। आज तक की ही वेबसाइट पर यह न्यूज आर्टिकल देखिए, गुजरात में दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, बारातियों के पगड़ी बांधने पर किया पथराव, 8 साल के बच्चे ने पानी की बाल्टी को हाथ लगा दिया तो उसे पीट दिया गया। और कहां हुई ये चीज? स्कूल में। सिख धर्म तो इगैलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल्स पर शुरू हुआ, यानी कि सब बराबर हैं, जातिवाद खत्म करो। लेकिन आज पंजाब में दलित सिखों के लिए अलग गुरुद्वारे देखे जा सकते हैं। और प्रिविलेज ब्लाइंडनेस में डूबे हुए गोदी पत्रकारों के हिसाब से तो जातिवाद है ही नहीं देश में। इनके हिसाब से तो आरक्षण जैसे पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, सब चंगा सी। इनसे मैं एक ही बात कहूंगा, आखिर जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं कहते? कास्ट बेस्ड क्राइम खत्म करने की बात क्यों नहीं करते कभी? ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, यहाँ तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SC ST OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद को खत्म कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है कि ये इंडिया की कास्ट रिजर्वेशन को बांग्लादेश की फ्रीडम फाइटर्स रिजर्वेशन से कंपेयर करें। इंडिया में जो रिजर्वेशन है वो सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए है, लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो कोई सेपरेट एथनिक माइनॉरिटी नहीं है, उनके खिलाफ कोई हजारों सालों से अत्याचार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो तो सोशली रिस्पेक्टेड सेक्शन है देश का। अगर उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के इस डिसेंडेंट्स कोटा को कम करके सिर्फ 5% तक कर दिया जाए और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिसेबल्ड लोगों का जो कोटा है उसे 2% कर दिया जाए, तो टोटल 7% रिजर्वेशन ही हो। अब मेरा पर्सनली मानना है दोस्तों, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट उठे इनके रिजर्वेशन के खिलाफ, ये सिर्फ एक सिम्टम है। असली बीमारी जो यहाँ पर है
वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। और इंडिया जैसे ही बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर फराद हुसैन ने बताया पार्लियामेंट को फरवरी में कि 5 लाख से ज्यादा पोस्ट वेकेंट थी इनके देश में। अगर इन्हें फिलअप भी किया जाए तो भी काफी नहीं होगा। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डेटा बताता है कि 18 से 19 लाख यंग लोग हर साल जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। 17 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो करीब 2/3 है, यानी 11 करोड़ के आसपास। इन 11 करोड़ लोगों में से 3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। बांग्लादेश में इकोनॉमी की भी हालत काफी खराब चल रही है। कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत लो है। 2022 में बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी थी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रीबिल्ड करने के लिए। रिसेंटली एक प्लान भी जारी हुआ $5 बिलियन का लोन लेने के लिए चाइना से। अब वो अलग मुद्दा है अपने आप में कि जब भी कोई देश चाइना से लोन लेता है तो उससे प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, बल्कि एक और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाइना की डेट डिप्लोमेसी जो श्रीलंका के साथ देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है, 9% पर। लोगों का खर्चा बढ़ रहा है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है। तो रिजर्वेशन सिस्टम को इंप्रूव करना तो सिर्फ पहली स्टेप है। अगर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर सोल्यूशन निकालना है तो सरकार को फोकस करना होगा जॉब्स क्रिएट करने पर। और इन इकोनॉमिक मुश्किलों के अलावा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की पॉलिटिकल मूव्स पर भी सवाल उठाए गए। जनवरी में उन्होंने अपनी 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीती, लेकिन इलेक्टोरल रिगिंग के बड़े बाहरी आरोप लगाए गए थे। इसी प्रोटेस्ट में पोस्टर्स और स्लोगन्स भी देखने को मिले जहां पर उन्हें डिक्टेटर बुलाया गया, जैसे कि ये स्लोगन, तुई के अमी के रजाकार रजाकार, के बोलचे साइरा चार। इसका मतलब है मैं और तू कौन, रजाकार रजाकार। ऐसा किसने कहा? डिक्टेटर। उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपने देश के लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगी और एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर ले पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि एग्जैक्टली 1971 सो गाइस ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿਗਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋਈ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਾਰ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਪਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਐਡਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਦੀ ਰਾਏ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ,
कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगली वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर जरूर करना बोल।